गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर होने वाला है क्लास 9th के लिए। क्लास 9th में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मोशन। चलिए ठीक है, हम डिस्कस करते हैं हम कब बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में है या नहीं है। देखिए वो सिंपल सी बात है। सपोज आप मेरे को देखो कि सपोज अभी मेरी पोजीशन क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि if the position of any object is continuously changing with respect to the surrounding, then we can say that कि the object is in motion condition। कहने का मीनिंग कि अगर सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में है, मोशन की कंडीशन में। इतना समझ में आया कि क्या बोला गया है कि if the position of any object is continuously changing with respect to the surrounding, then we can say that the object is in motion condition। अब मोशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे फिनोमिनाज, बहुत सारी डेफिनेशन और बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। इसमें आपकी जो फर्स्ट डेफिनेशन आती है वो होती है डिस्टेंस। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सिंपल सी बात है। आप लोगों ने ये कॉमन फिनोमेना बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि डिस्टेंस। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। कहने का मीनिंग कि सपोज अगर मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम क्या निकालेंगे, जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच की लेंथ। तो क्या बोला गया है, डेफिनेशन क्या आएगी कि द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। क्या बोला गया है कि किन्हीं भी टू पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और इसको हम लोग नॉर्मली इट इज डिनोटेड बाय एस और डी। इसको हम लोग देखिए एक बार ध्यान रखना, अभी लोग आप लोग क्या है कि 8th क्लास तक पढ़ते आए हैं, अभी आपकी 9th क्लास से थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है, आपकी क्लास में एक मूव हुआ है और आपका जो पढ़ने का तरीका है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब फिजिक्स में क्या होता है कि बहुत सारे नेम आते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन आती है, बहुत सारे फिनोमेना आ जाते हैं। उसमें क्या होता है कि हम इन सबको एक शॉर्ट फॉर्म में इंडिकेट कराते हैं। क्या सी बात है, अब आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अब आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो पूरा आप यहाँ पर डिस्टेंस तो लिखोगे नहीं वहां पर। तो इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, कोई भी फिनोमेना हो गया, इनको हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो वही क्या बोला गया है कि इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी एंड इट्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मीटर। ध्यान रखना, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है कि बहुत सिंपल सी बात। सपोज अगर आप लोग मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद अगर आपने किसी सब्जी वाले को बोला, कोई भी सब्जी वाला है, अगर आपने उसको बोला कि सपोज आपको कुछ भी खरीदना है, ठीक, फॉर एग्जांपल आपको टोमेटो खरीदना है, आपने उसको बोला कि मुझे भैया 2 दे दो, तो जाहिर सी बात है उसको क्या, वो वहां पर जजमेंट ही नहीं कर पाएगा आपको 2 केजी चाहिए या 2 क्विंटल चाहिए या 2 ग्राम चाहिए। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी क्वांटिटी है या कोई भी सब्सटेंस है, उसकी एक अमाउंट की मेजरमेंट करने का तरीका होता है। वो मेजरमेंट से ही या यूनिट ऑफ मेजरमेंट से ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में उसका अमाउंट कितना है। तो अब यहाँ पर जितने भी फिनोमेनाज आएंगे उन सारे के सारे फिनोमेनाज में आपका टर्म आएगा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जाहिर सी बात है डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या आएगी, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस, it is denoted by small s or small d and its unit of measurement is meter। इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, मीटर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है आप कि अगर सपोज आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो
तो उस न्यूमेरिकल में अगर आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंक्लूड नहीं किया तो आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन के लिए। तो आपकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है वो है स्पीड। अच्छा, स्पीड की अगर हम बात करें तो आप खुद सोचिए कि सब आप लोगों ने ये नाम बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसकी एक्चुअल का डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन अभी तक आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। देखिए समझिए, स्पीड क्या होती है कि सपोज आपको मूव करो, सपोज कि आपको चुंगी से लेके रानी लक्ष्मीबाई गेट तक जाना है, ठीक। 2 बाइक वाले हैं, एक बाइक वाला वहां पर 15 मिनट में पहुंचता है, दूसरा वाला पहुंचता है 30 मिनट में। डिस्टेंस तो वहां पर सेम है, लेकिन हुआ क्या कि फर्स्ट वाले ने कम टाइम ट्रेवल किया, ठीक, सेकंड वाले ने ज़्यादा टाइम कवर किया। तो अगर हम बात करें कि उसी डिस्टेंस को 2 ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस तो सेम है, उसी डिस्टेंस को 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक, डिफरेंट टाइम में कवर कर रहे हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्या किया वहां पर कि डिस्टेंस को फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में जल्दी कवर कर लिया, सेकंड वाले ऑब्जेक्ट ने लेट कवर किया। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड बेसिकली है क्या, किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू उस डिस्टेंस को कवर करने का रेट। फिर समझिए क्या बोला गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू उस डिस्टेंस को कवर करने का रेट। रेट मींस कि कितने टाइम में वो कितनी डिस्टेंस को कवर कर लेगा। क्या बोला गया है कि कितनी डिस्टेंस में वो कितने टाइम में वो कितनी डिस्टेंस को कवर कर ले रहा है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या जाएगी, द रेट ऑफ टू कवर द डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोला गया है कि द रेट टू कवर द डिस्टेंस with respect to time is known as speed. It is denoted by small v or small u, and its unit of measurement is मीटर पर सेकेंड। क्या बोला गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्टेंस को कवर करने का जो रेट होता है उसी रेट को ही यहाँ पर क्या बोला गया है, स्पीड। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल v से या फिर स्मॉल u से, और इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला हो गया, क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम इसी फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो स्पीड को हम लोग v या u से इंडिकेट कराते हैं, डिस्टेंस को s या d से, एंड टाइम को t से। तो इसका हम फॉर्मूला क्या जाएगा, v इज इक्वल टू स्मॉल s अपॉन स्मॉल t। देन अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना, अगर हम मोशन की बात करें, अभी हम लोगों ने मोशन की बात की, तो मोशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हो तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे है मोशन की कंडीशन में। क्या मीनिंग, इफ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू द टाइम देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन कंडीशन। अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन 2 टाइप की होती है। पहली होती है यूनिफॉर्म मोशन। क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन। इसमें फर्स्ट आता है यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान रखना, सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है
वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि 2 मीटर की डिस्टेंस को 2 सेकंड में कवर करता है, या सपोज 3 सेकंड में कवर करता है। फिर वो नेक्स्ट 2 मीटर की डिस्टेंस को वो भी 3 सेकंड में कवर करता है, देन नेक्स्ट 2 मीटर की डिस्टेंस को वो भी 3 सेकंड में कवर कर रहा है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर भी जितनी डिस्टेंस उतना टाइम, जितनी डिस्टेंस उतना टाइम, टाइम टाइम। तो ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि सेम डिस्टेंसेस को सेम टाइम में कवर कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन को कि इफ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस in equal time intervals, then we can say that motion of object is uniform motion। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, if an object cover equal distances in equal time interval, then we can say that the motion of object is uniform motion। क्या बोला गया है कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, देन वी कैन से दैट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट मोशन का टाइप आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए समझिए, यूनिफॉर्म मोशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा था कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, देन वी कैन से दैट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या होगा कि अभी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। यहाँ पर ले रहा है 3 सेकेंड, यहाँ पर ले रहा है 10 सेकेंड और इसको कवर करने में ले रहा है 5 सेकेंड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस को अनइक्वल टाइम में कवर कर रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन unequal time intervals, then we can say that the motion of object is non-uniform motion। फिर से समझिए क्या बोला गया है कि if an object cover equal distances in unequal time intervals, then we can say that the motion of object is non-uniform motion। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एवरेज स्पीड। अच्छा, यहां पर एक बात आती है कि अभी अभी आप ये भी सोच सकते हो कि अभी तो सर ने बोला है स्पीड की डेफिनेशन पढ़ाई, फिर एवरेज स्पीड कहाँ से है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से लेके हमीरपुर तक जाना है, तो आप खुद सोचिए कि जरूरी तो, और आपको वहां तक पहुंचने में सपोज 1 आवर या 2 आवर लगा। जब आपसे किसी ने पूछा कि आप कितनी स्पीड से आए हो, तो आप नॉर्मली बोल देते हो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग आए हैं। टाइम को कैलकुलेट करा के जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, फिर जितना टाइम लगा वो टाइम, उन दोनों को कैलकुलेट किया। कैलकुलेट कराने के बाद आप लोगों ने नॉर्मली बता दिया कि हम एवरेजन 60 पर किलोमीटर की आवर से स्पीड से हम लोग पहुंचे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या आपकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली 60 किलोमीटर आई है? नहीं आई होगी। मे भी हो सकता है कि कहीं पर कोई ज़्यादा ट्रैफिक हो गया तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, जहाँ पर ट्रैफिक नहीं है
पाइप की स्पीड हाई हो जाएगी, मे भी हो गया कहीं पर कोई टर्न आ गया तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या बोला कि हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचे हुए हैं। वो क्या होता है कि देखिए, वो आप लोगों ने एक तरीके से एवरेज स्पीड बोली है। आपने डिस्टेंस कैलकुलेट की कि हाँ इतनी डिस्टेंस हम लोगों ने कवर की, उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा वो टाइम कैलकुलेट किया, फिर डिस्टेंस एंड स्पीड दोनों को आपने डिवाइड किया। डिवाइड कराने के बाद आपकी एवरेज जो स्पीड निकली वो आपने बता दिया। तो वही तो क्या है, वही तो हमारी एवरेज स्पीड है। और एवरेज स्पीड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन आती है कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड। कहने का मीनिंग कि ऑब्जेक्ट ने जितनी टोटल डिस्टेंस कवर की है और उसको कवर करने में जितना टाइम ट्रेवल किया है या फिर जितना टाइम कवर किया है, इन दोनों का जो रेशियो होगा इसी रेशियो को ही क्या बोला गया है, एवरेज स्पीड। इसकी डेफिनेशन आएगी द डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस covered by object to the total time taken is known as average speed। क्या बोला गया है कि किस किस का रेशियो, उस ऑब्जेक्ट ने जितनी टोटल डिस्टेंस कवर की है वो टोटल डिस्टेंस और उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लिया है या जितना टाइम कवर किया है वो टाइम, इन दोनों का जो रेशियो होगा उसी रेशियो को ही क्या बोला गया है, एवरेज स्पीड। अगर हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूले की बात करें तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या आएगा इसका फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, अगर इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो इसकी भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर टाइम है, तो डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में, तो क्या जाएगी इसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मीटर पर सेकंड। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा टफ पोर्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अभी तो हम लोग नॉर्मली जो नॉर्मल लाइफ में हमारी जो चलता रहा है हम वो पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा ये नाम हटके है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें उसके पहले हम डिस्टेंस की डेफिनेशन पर फिर से आएंगे। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या आई थी कि द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। ये हम लोगों को समझा था कि किन्हीं भी टू पॉइंट्स के बीच में जो लेंथ होगी उसी लेंथ को ही हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, उससे मिलता जुलता है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट की अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कहने का मीनिंग कि किन्हीं भी टू पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, कम से कम जो डिस्टेंस होगी उसी डिस्टेंस को ही यहाँ पर क्या बोला गया है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि अगर हम बात करें, पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ पर नोट कर देता हूँ मैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस distance between two points is known as displacement।
अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उसने अपनी मोशन इस पॉइंट से स्टार्ट की, ये पाथ फॉलो किया, फिर इस पाथ पर गया, ठीक, और यहाँ पर जाके उसने अपनी मोशन को फिनिश कर दिया। सेकेंड ऑब्जेक्ट है, उसने अपनी मोशन को स्टार्ट किया, ये पाथ फॉलो किया, देन दिस। थर्ड ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से मोशन को स्टार्ट किया, उसने ये पाथ फॉलो किया और यहाँ पर मोशन को फिनिश कर दिया, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ ऑब्जेक्ट है, उसने अपनी मोशन को यहाँ से स्टार्ट किया, ये सर्कुलर पाथ फॉलो किया और यहीं पर आके अपनी मोशन को फिनिश कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक बात मैं बता दूँ आपको कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल में हमको ये नहीं बताया जाएगा कि हाँ इसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, फाइनल पोजीशन क्या थी। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से मोशन को स्टार्ट करे, ठीक, वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट, और जहां पर मोशन को फिनिश करे वो पॉइंट हमारा कहलाएगा फाइनल पॉइंट। तो अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मोशन स्टार्ट की है तो इसको हम बोलेंगे इनिशियल, और यहाँ पर मोशन को खत्म किया है, फिनिश किया है, तो इसको हम बोलेंगे फाइनल पॉइंट। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट ने जिस पॉइंट से मोशन को स्टार्ट किया है उस पॉइंट को हम बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, एंड जहां पर उसने मोशन को फिनिश किया है उस पॉइंट को हम बोलेंगे फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। किन्हीं भी टू पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान रखना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा कि वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है। अब यहाँ पर एक टर्म आया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमें छोटी से छोटी डिस्टेंस लेनी है। तो देखिए ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मोशन स्टार्ट किए, यहाँ पर फिनिश किए, देखिए इन दोनों के बीच की अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें तो क्या आ जाएगी, ये हमारी आएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यही डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। अब इस सेकंड पाथ पर आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट ये है, ये हो गया फाइनल पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पर दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पर इनिशियल पॉइंट ये है, ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट, तो दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगी हमारी, ये हो जाएगी। अब फोर्थ वाले केस में यार ध्यान से देखिए कि ऑब्जेक्ट ने जिस पॉइंट से मोशन को स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पर उसने मोशन को फिनिश किया है। कहने का मीनिंग हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों की पोजीशन क्या है, सेम है। अब हमें तो क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। अब जब इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, जाहिर सी बात है दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। एक बात ध्यान रखना, कभी भी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अपने घर से स्कूल आए, स्कूल में परमानेंटली आप यहाँ वहाँ घूमते रहे, क्लासरूम में गए, देन उसके बाद वापस से अपने घर पहुँच गए, तो आपका नहीं, अगर हम आपकी मोशन की बात करें तो आपने अपनी मोशन कहाँ से स्टार्ट की, अपने घर से, फिनिश भी कहाँ की, अपने घर पर। तो अगर हम इस मोशन के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, जीरो। तो एक बात ध्यान रखना, कभी भी ये हो कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट मोशन का एंड मोशन का फाइनल पॉइंट अगर सेम प्लेस पर है तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर इफ the initial point and the final point are in same place then the displacement of object is always zero। उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो। लेकिन हाँ ध्यान रखना, डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है, ठीक। यहाँ पर देखिए अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस ये होगी, ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मोशन स्टार्ट की, यहाँ पर फिनिश की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये होगा, डिस्टेंस इस वाले केस में ये होगी, ठीक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर डिस्टेंस ये है हमारी और डिस्प्लेसमेंट ये रहा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस
सर्कमफेरेंस की इक्वल होगी। देखिए जरा ध्यान से, यहां से मोशन स्टार्ट की और यहां पर फिनिश की, ठीक। तो यहां पर डिस्टेंस जीरो नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो जरूरी नहीं है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस भी जीरो होगी। अगर ऑब्जेक्ट ने मोशन की है और उसके पास में इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट है तो वहां पर उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस को कवर जरूर किया है। ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तो डिस्टेंस भी जीरो हो जाएगी। चलिए अभी अभी मैंने आपको बोला था कि डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। देखिए पहला आता है आपका स्केलर क्वांटिटीज। चलिए देखते हैं, पहला है हमारा स्केलर क्वांटिटीज। देखिए स्केलर क्वांटिटीज की अगर डेफिनेशन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन होती है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स अपॉन ओनली मैग्नीट्यूड नॉट ऑन द डायरेक्शन। कहने का मीनिंग कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं। कहने का मीनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज पर डिपेंड करती हैं, उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया मास, डिस्टेंस। अच्छा मैंने अगर किसी को बोला कि आप 5 मीटर ट्रेवल करके आओ तो वो फ्री है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, उसकी मर्जी है। तो यहाँ पर डायरेक्शन का इंप्लीमेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है 5 मीटर। समझ रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है 5 मीटर। तो इस तरह को सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which depends only magnitude not on the direction are known as स्केलर क्वांटिटीज। क्या बोला गया है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करे, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करे, तो उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें, इसका एग्जांपल है डिस्टेंस, टेम्परेचर, टाइम, मास एक्सेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज के। नेक्स्ट आता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। डेफिनेशन में यहाँ पर एक टर्म और इंक्लूड हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, डायरेक्शन को रिमूव किया था कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करें, डायरेक्शन पर डिपेंड ना करें। लेकिन वेक्टर में क्या हो जाएगा, वेक्टर में डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which depends upon magnitude and as well as direction, take those physical quantities are known as vector physical quantities। तो डेफिनेशन ये आएगी those physical quantities